हेलो, वेलकम टू लाइफ ऑन अर्थ चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से PYQ करेंगे क्योंकि MP सेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं PYQ को नज़दीक कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। तो आगे का आज PYQ देखेंगे। तो पहले पूर्व में हमने कुछ PYQ किए हैं डिटेल्स से, फिर आज करेंगे। तो देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। तो देखते हैं क्या है। किसान, बिकट भट्ट, केसों की कथा और राष्ट्र भारती। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है, तो विश्लेषण के साथ देखते हैं। राष्ट्र भारती नहीं है, तो क्यों नहीं है, व्याख्या में देखते हैं कि राष्ट्र भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, यह रामचरित्र उपाध्याय की रचना है। इसके अतिरिक्त किसान, बिकट भट्ट तथा केसों की कथा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और फिर मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं और सबसे क्या किनको दद्दा के रूप में संबोधित किया गया है, तो मैथिली शरण गुप्त, ये क्वेश्चन बनेगी। और फिर ये किसान, बिकट भट्ट और केसों की कथा मैथिली शरण गुप्त जी की है, तो ये भी है। दूसरा क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये खुद में है कि क्या नहीं है मैथिली शरण गुप्त जी की, तो राष्ट्र भारती नहीं है, किनका है, तो रामचरित्र उपाध्याय की रचना है राष्ट्र भारती। फिर हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है, तो और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में है, तो नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं में अपनी पूर्वजों के बारे में कहा है। हरिवंश राय बच्चन, फिर व्याख्या देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के खंड में किया है। यह एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता की अंतरधारा का वृत्तांत ही नहीं करती, बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी करती है। तब देखते हैं, ये भी विस्तार से देखा हमने कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं खंड में है। यह सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन की अंतरधारा और का वृत्तांत ही नहीं, बल्कि छायावादी युग के। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। अरस्तु ने त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम, अरस्तु के साहित्यिक सिद्धांत का सही अनुक्रम क्या है, तो कथानक, चरित्र, विचार और पदयोजना। तो क्या है, ABCD, यह क्रम में ही है। कथानक है, चरित्र है, विचार है और पदयोजना है, तो इनके 6 हैं। तो इसके व्याख्या में देखते हैं। त्रासदी के अंगों का इसका 6 है, इसमें देखते हैं दिया होगा। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांतों के अंगों का सही अनुक्रम कथानक, चरित्र, विचार तथा पदयोजना है। इनमें से कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं तथा पदयोजना अनुकरण का माध्यम है। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में मिलती है। उन्होंने काव्य की संरचना और प्रभाव तीनों पक्षों पर विचार किया है, किंतु जितना विचार उन्होंने त्रासदी की संरचना पर किया उतना किसी अन्य विषय पर नहीं किया। अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है
की त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चय आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में विभिन्न भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आवरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होता है, और जिससे करुणा तथा त्रास के उद्वेग द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, क्या हैं? तो इसका होगा क्या है, इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। श्री कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासवादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रस पंच अध्यायी सोठा छंद में लिखी गई है। अनुप्रास और चुने शब्दों का चुने संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और बी। इनकी रचना बड़ी ही सरस और मधुर है, और कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासवादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। तो व्याख्या में इसका वर्णन देखते हैं कि क्या है। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया है कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है तथा कृष्ण की रसलीला का अनुसरणादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। नंददास ब्रजभाषा में एक संत कवि थे, जो वल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों में से थे। वे में से एक प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं का अनेकार मंजरी और मान मंजरी है। तो व्याख्या में हमने देखा है कि नंददास की क्या है। ये नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक थे। वल्लभाचार्य के 8 कवियों में थे। एक प्रमुख थे। इनकी प्रमुख रचनाएं मंजरी और मान मंजरी है। अनेकार मंजरी और मान मंजरी। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है। कवि काव्य का माध्यम भर है। कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी होता है। तो सही क्या होगा? शामिल है, तो ए और सी होगा। तो कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है, ये शामिल है। और ये नहीं शामिल है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है और कविता अपवर्जी और अंतर्वेशी ये नहीं है। तो व्याख्या में देखते हैं, इससे फिर सिद्ध होगा। कविता की आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन तथा कवि काव्य की माध्यम है। कवि काव्य का माध्यम पर होना उनकी आलोचना की मुख्य विशेषता में शामिल है। टी.एस. इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस मिसूरी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये भी बना है, सेंट इलियट का जन्म मिलान में भी आता है। और टी.एस. इलियट कवि और आलोचक दोनों थे। आधुनिक अंग्रेजी साहित्य में विख्यात है कि इनके काव्य और चिंतन में एक रूपता मिलती है। अपने आलोचनात्मक निबंधों में इन्हें जिन काव्यगत वस्तुओं और सिद्धांतों का उल्लेख किया, उन्हें को इन्होंने अपने काव्य में व्यावहारिक रूप से प्रदान किया है। तो देखा, टी.एस. इलियट के बारे में बहुत सारी जानकारी इस व्याख्या में मिल गए, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। फिर आगे का प्रश्न,
तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनं क्लित पुनः सगुणा वन बलम कीर्ति पुनः कापी उक्ति किस आचार्य की है? तो मम्मट की है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी भारतीय काव्य शास्त्र से आ रहे हैं। तद्सो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः कापी उक्ति आचार्य है भामह धनंजय मम्मट भोजराज। तो ये मम्मट होंगे। इसकी व्याख्या में देखते हैं। तदोसो शब्दार्थो सगुणान वलंकृति पुनः कापी ये उक्ति आचार्य मम्मट की है। आचार्य मम्मट 12वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। प्रस्तुत श्लोक आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा के रूप में दिया है, जिसका अर्थ है काव्य वह शब्द का अर्थ है जो दोषहीन गुण से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकारहीन होता है। तो देखा इसमें भी क्वेश्चन आ गए कि आचार्य मम्मट 12वीं सदी के हैं और श्लोक आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत श्लोक आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में प्रकाशित किया है। तो ये भी आता है क्वेश्चन कि दे दिया जाएगा कि यह श्लोक और किस में प्रकाशित हुआ है। तो काव्य प्रकाश में, जिसका अर्थ है काव्य वह शब्द का अर्थ है जो दोषहीन गुण से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकारहीन होता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता क्या है? आगे का प्रश्न है शेखर एक जीवनी की उपन्यास की विशेषता है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से प्राप्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौमनस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मजना विद्रोह पात्र है जिनके मन के विकास का अध्ययन लेखक अभिप्रेरित करता है। तो बी और डी होगा। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और शेखर एक जन्मना विद्रोह पात्र है जिनके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो व्याख्या में देखते हैं कि बी और डी होगा इसका आंसर, बी और डी। तीन नंबर। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता यह है कि इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। यह उपन्यास सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा रचित है मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिसका रचना काल है वर्ष 1941। तो यह है शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष इसमें मिला 1941। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए अभिकथन है तो रूपक के रूप में निम्नलिखित से एक दूसरे का कारण के रूप में है। तो अभिकथन है डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है और कारण में है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो यह है कारण कथन में। तो फिर आंसर देखते हैं क्या है। आंसर में देखते हैं कि उपरोक्त कथन आलोक के नीचे दिए गए विकल्पों में से है। तो ए सही है, ए और आर सही है और तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है आर और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर सही नहीं है। तो तीसरा सही है और ए सही नहीं है किंतु आर, तो तीसरा सही है। व्याख्या में देखते हैं कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है बल्कि चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्रगतिवादी थे जिन्होंने प्राकृतिक
प्राकृतिक चयन के आधार पर विकासवाद का एक सिद्धांत विकसित किया। यह एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी थे। डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक और परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। हर प्रजाति, चाहे वह पेड़ हो या पौधा, पेड़ हो या जानवर, मानव की, सभी एक दूसरे से संबंधित है। कारण आर सही नहीं है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। कारण है कि वह ईश्वर की सृष्टि है, क्योंकि डार्विन ईश्वर की सृष्टि में नहीं बल्कि मनुष्य की सृष्टि में विश्वास रखता है। तो ये हुआ। फिर आगे का प्रश्न है कि सूची 1 में 2 में मिलान कीजिए। तो ये है विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा और संजय। और ये कथन है कि पत्थर की खानों से मणियां नहीं निकलती है, बाधा मत डालो। तो कौन कौन कहता है? अश्वत्थ नहीं, इसका होगा 2 मिलान में। और गांधारी, ये विदुर, विदुर हृदय तुम्हारा पत्थर का है, गांधारी यह विदुर को कहता है। संजय, अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है, यह संजय का कथन है। अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। तो इस प्रकार है इसका मिलान। तो विदुर यह महाभारत काल के एक महान दार्शनिक कवि थे। विदुर महाकाल महत्वपूर्ण पात्र थे। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों के, पांडवों के काका और धृतराष्ट्र के पांडु के भाई थे। हृदय तुम्हारा पत्थर का है, गांधारी यह विदुर द्वारा कहा गया है। गांधारी यह महाभारत की एक पात्र है जो कि महाभारत धृतराष्ट्र की पत्नी और प्रमुख खलनायक दुर्योधन की माँ है। पत्थर की खानों में मणियां नहीं निकलती, बाधा मत डालो, यह गांधारी द्वारा बोला गया वाक्य है। अश्वत्थामा ने पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। वह पराक्रमी और महान धनुर्धर बना था। मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता का पाप की हत्या द्वारा। तो फिर संजय का अश्वत्थामा द्वारा बोला गया वाक्य है। संजय यह महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे जो कि धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे और अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है, यह संजय द्वारा बोला गया वाक्य है। फिर मेरी बाधा दूर करो, बाधा हरो, दोहो में मेरी भव बाधा हरो। प्रमुख दोहो में प्रयुक्त झाई शब्द से सही अर्थ है परछाई, ए और बी। मेरी बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त इसका है ए और बी, परछाई और बी झलक, मुस्कान और दृष्टि। मेरी बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द का अर्थ है परछाई और झलक। यह दोहा रस सिद्ध कवि बिहारी की रचना है। यह बिहारी द्वारा रचित सतसई नामक ग्रंथ में लिया गया है। इस दोहो में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जो मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करे, उन जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई यानी पड़ने से श्याम वर्ण का कृष्ण हरित वर्ण की धोती वाले अर्थात हरे रंग की हो जाते हैं, अर्थात राधा के प्रभाव पड़ने से सांवले कृष्ण भी हरे रंग की हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस भवबाधा दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के सही अर्थ है, सही अर्थ परछाई और झलक है। तो ये व्याख्या है।
इसके मेरी वह भवबाधा हरो दोहे के प्रयुक्त झाई और के सही अर्थ हैं परछाई और झलक। फिर 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति का तात्पर्य है भला हुआ जो मारिया बाहिनी बाहिनी तुम्हारा कंत मारा कंत लज्जे जो लज्जे जम तू बहिष्यो सियहु जय भग्गा घरु एंतु। तो इसका है तात्पर्य, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यह मेरे जाने का लायक नहीं था, उसके मारे जाने से देश का भला हुआ। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से मर गई। तो ए और डी होगा कथन सही। हे बहन अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि सखियों के बीच लज्जा से बच गई। व्याख्या में देखते हैं, भला हुआ जो मारिया बहन मारो कंत लजे जो तू बायस बयन सेहु जयु भग्गा धर एंतु। इस पंक्ति का तात्पर्य, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि खुशियों के बीच लज्जा से बच गई, सखियों के बीच लज्जा से बच गई। फटिक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अति राजती करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी सजाती। उपयुक्त का पंक्ति किसकी है? सूरदास की। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास। तो ये फटिक भूमि पर ये ध्यान रखना सब कि किस में आएगा। तुलसीदास तो ये सूरदास होगा इसका। तीसरा नंबर, फटिक भूमि पर पग छाया वह शोभाति रंजती करी करी प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठकी सजाती। ये काव्य पंक्तियां सूरदास के द्वारा रचित है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य मानते थे। तो व्याख्या में इस प्रकार है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह गौरव से नष्ट आचरण से पतित था। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त और ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह मृत प्राय और परवर्चित था, वह पर स्वामीगामी था, वह जीवन से उदासीन था, वह गौरव नष्ट आचरण के पतित था। तो ये होगा 4 नंबर। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। फिर से देखते हैं यदि नहीं समझ में आया हो तो। फटिक भूमि पर कर पग छाया शोभाति राजती करी यह पद्मिनी प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ की सजाती। उपयुक्त का पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। तो फटिक भूमि इसकी व्याख्या है, फटिक भूमि पर कर पग छाया और शोभा अति राजती करी 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 प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठकी सजाती। ये काव्य पंक्ति सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य मानते हैं। फिर 66 नंबर प्रश्न है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि
वह इसका आंसर होगा वह गौरव से नष्ट आचरण वाले पतित था। तो व्याख्या देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें यह ध्रुव स्वामिनी का है, जिसमें पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह गौरव नष्ट और आचरण से पतित था। वह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार इसका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का। तो यह होगा 4 नंबर। मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना एक साहित्य की डायरी होगा। मुक्तिबोध अजय की डायरी, प्रवास की डायरी एक साहित्य की डायरी, सैलानी की डायरी तो एक साहित्य की डायरी होगा। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। ये भारत प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि और हिंदी साहित्य के स्वतंत्रेतर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्षक व्यक्तित्व गजानन माधव मुक्तिबोध माधव हैं। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा केंद्र रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ साथ समीक्षक थे। तो यह व्याख्या है। फिर प्रकाशन की दृष्टि से प्रकाशन के अनुसार ये क्रम में लगाना है। आपका बंटी, धरती धन्य उपन्यासों को क्रम में लगाना है। झूठा सच और मैया दास की मारी। तो क्या होगा पहले? आपका बंटी है 1979। व्याख्या में झूठा सच यशपाल द्वारा रचित है, लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 58 से 60 तक है। यह उपन्यास वतन और देश तथा देश का भविष्य 2 अंग भागों में है। तो इसमें देखिए बहुत सारा प्रश्न बन रहा है। और आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष है, ये झूठा सच के बारे में है, 58 और 60। धरती धन्ना अपना, यह जगदीश चंद्र द्वारा है, लिखित रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। तो इस उपन्यास में जगदीश चंद्र ने पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन को त्रासदी को चित्रित किया है। तो ये प्रश्न बनता है कि पंजाब के दोआब क्षेत्र में किसका वर्णन है? तो दलित जीवन त्रासदी का किसका है वर्णन? धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र का। और आपका बंटी, यह उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है, प्रसिद्ध रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। आपका बंटी उपन्यास मनोविज्ञान पर लिखा है, एक बहुचर्चित कालजयी उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 79 है। मैया दास की मारी, यह उपन्यास विष्णु सहनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना है। यह प्रकाशन 1988 है। तो इस अनुसार इसका लगाना है। तो इसका होगा CBAD। पहले होगा झूठा सच, फिर B होगा धरती धन्ना अपना, फिर D होगा, फिर A और D। विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो दादू दयाल, सुंदरदास, नामदेव और मलुकदास। तो नामदेव के थे। नामदेव ने विसोबा खेचर के खेचरनाथ को अपने गुरु तो खेचरनाथ के थे। तो फिर नामदेव ने विसोबा खेचरनाथ को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था और वे भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र के
में प्रचार था। और नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसिंहबामनी नामक गांव में हुआ है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं। ये किनका जन्म हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे नरसिंहबानी में हुआ है नामक कवि है में एक छिपी से छिपी भी कहते हैं। गांव में एक सिंपी जिसे छिपी भी कहते हैं उस परिवार में हुआ। छिपा भी कहते हैं, छिपा। तो ऐसे प्रश्न अलग अलग बन के आते हैं और यही एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो लगता है क्या अनदेखा कहाँ से प्रश्न दे दिया। तो यह ध्यान देना है। नाम 1270 है, महाराष्ट्र सतारा जिले में है। और ये है, और ये विसोबा खेचर गुरु हैं। तीसरी कसम कहानी के बारे में। तीसरी कसम कहानी का है कि रमपत्तिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम और पलटदास। तो सी और डी होगा पात्र। तो तीसरी कसम के बारे में ये देखते हैं व्याख्या। तीसरी कसम कहानी के पात्र धुन्नीराम और पलटदास हैं। यह 1966 में हिंदी की भाषा के नाट्य फिल्म यह हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध कहानी मेरे मारे गए गुलफाम पर आधारित है। तो दोस्तों अभी इतना ही ध्यान में रखने योग्य है, ज़्यादा पढ़ने से ध्यान में नहीं रहता है। तो इसी विश्लेषण को बार बार देखिए और एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर आप उनका क्वेश्चन आ सकता है एमपी सेट में इसमें से, और घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि और कैसी आपको क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए और क्या गलतियां हैं मेरे में, तो मैं सुधार करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। आगे वीडियो